सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 5। हमने कल फोर्थ यूनिट तक कर लिया था, अपना जो सेशन है डिस्कशन कर लिया था। और एक इम्पॉर्टेंट, अगर सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं या अगर कोई किसी ने ज्वाइन नहीं भी किया है तो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि हमने, क्योंकि एक क्लास हमारी प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। मैंने आपको कहा था कि मैं आरसी चंडीगढ़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्लास हमारी इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो वो हमें 23 कल भी क्लास होगी। कल तो वैसे आज तक का सेशन था, पर ये सेशन कल भी होगा। और उसके बाद फिर जो हमारे बिजनेस लॉ के तीन सेशन नहीं हो पाए थे, वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, यानी कि 26 27 28 को होंगे। तो ये सेशन हमारे लगातार अभी चलेंगे 28 तक। वैसे एज पर शेड्यूल जो सेशन थे वो आज हमारा लास्ट सेशन था इसका। पर क्योंकि हमारी कुछ सेशंस हमारे मिस हो गए थे किसी ना किसी वजह से, या तो रिसोर्स पर्सन नहीं अवेलेबल हो पाए थे या किसी भी वजह से, या एक दिन मुझे मेडिकल इमरजेंसी थी, तो उस केस में हमने कल की एक सेशन एक्स्ट्रा करवा लिया है आरसी चंडीगढ़ से। तो कल आप लोगों को फिर दोबारा ज्वाइन करना है इसी के लिए, इसी वाले जो कोर्स हम अभी कर रहे हैं, इसी कोर्स के लिए कल आपको दोबारा से ज्वाइन कर रहा है। इज एवरीथिंग क्लियर? आपको सबको समझ में आ गया? यस सर। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं ज्वाइन किया है तो आप मेक श्योर आपका कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पे आप अपना मेंशन कर देंगे। कल भी सेशन होगा, कल इसी का ही सेशन होगा। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को बिजनेस लॉ क्योंकि नहीं हो पाया था किसी वजह ना किसी वजह से, उसके 3 सेशन और एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को वो सेशन होंगे बिजनेस लॉ के। तो ये आप अपने जो भी अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जो भी है, सबको आप मेक श्योर कि आप सबको। सर फिर इसके बाद नहीं होंगे? नहीं, ये सेशन ये आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो तो। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहें तो। कल एक सेशन ऐड अप हुआ है और उसके बाद 26 27 28 का एक सेशन बी BCOC 133 का सेशन होंगे। तो आप ये स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप कोई है तो। हम आपका आज का अपना जो सेशन है एथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्ट्स 2, हम प्रोडक्ट्स 1 के बारे में हम पढ़ चुके थे। एथिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में। हम अब एथिकल इसी का ही एक दूसरा पार्ट है प्रोडक्ट्स 2 के, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस यूनिट में भी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे ग्रीन वॉशिंग पढ़ेंगे हम। ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। देन काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे हम, जो रिटेलर्स को चैलेंजेस आते हैं इन सब के बारे में। प्रोडक्ट
ऑब्सोलेंस एंड प्लान्ड ऑब्सोलेंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होती है, पैकेजिंग वगैरह के बारे में, वेस्ट रिडक्शन के बारे में। उसके बाद प्रोडक्ट वारंटीज एंड कस्टमर सपोर्ट। प्रोडक्ट वारंटी क्या होती है, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है। वैसे ये बहुत ही जेनरिक सी टर्म है, सबको पता ही है ऑलमोस्ट, फिर भी थोड़ा सा इसको हम पढ़ेंगे जिससे हमें और आइडिया हो जाए फर्दर। उसके बाद हम प्रोडक्ट टेस्टिंग ऑन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे प्रोडक्ट्स एनिमल्स के ऊपर टेस्ट होते हैं पहले, उसके बाद हमारे तक आते हैं। विल बी स्टडिंग अबाउट दैट आल्सो। देन प्रोडक्ट एंडोर्समेंट एंड ब्रांड पार्टनरशिप्स, कैसे उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, हाउ दीज प्रोडक्ट्स आर एडवर्टाइज्ड। All these things will be studied, all these things will be read in this unit 5. So we'll be continuing with this unit. सर स्क्रीन में समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा प्रियांशी, बताएं। स्क्रीन नहीं दिख रही सर आपको? यस सर। और किसी को स्क्रीन दिखने में प्रॉब्लम है कि विजिबल होने में स्क्रीन? नो सर। प्रियांशी एक बार या तो आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्क्रीन में कोई इशू है। नहीं तो आप अपना साइड बाय साइड अपनी बुक भी खोल सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। ज्ञान कोश पे जाके आप BCOC BRL 113 का खोल सकते हैं। मैं आपको इसका PDF का लिंक भी इसमें डाल देता हूँ ग्रुप में, जिससे अगर कोई खोलना चाहे तो वो डायरेक्टली अपने ब्राउजर में लिंक डाल के इस बुक को खोल सकता है। मैंने इसको डाल दिया है ग्रुप में। इस लिंक पे आप क्लिक करके, नहीं आप इस लिंक पे क्लिक करके नहीं खोल पाएंगे, सॉरी, ये लिंक मैंने गलत लिंक आपको शेयर किया है। मैं आपको एग्जैक्ट लिंक शेयर करता हूँ। ये मेरे लोकल मशीन का लिंक है, आपको मैं ऑनलाइन का लिंक शेयर करता हूँ। लोकल मशीन का लिंक है। अब आई थिंक सबको विजिबल होगा। मैंने दोबारा से इसको स्क्रीन को शेयर कर दिया है, और तो हम इस यूनिट को शुरू करते हैं, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो इस यूनिट में हाँ जी सर। हम इस यूनिट में पढ़ेंगे सबसे पहले काउंटरफीट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चैलेंजेस एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होती है। तो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का मतलब किसी को अगर आइडिया आया तो वो बताए, फिर हम शुरू करते हैं। सर हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? हाँ प्रियांशी, हिंदी में भी जान लेंगे, पर एक बार जिनको अगर पता है इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में बता दें, नहीं तो हिंदी में भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हिंदी में इसका नेम क्या है तब मैं बताता हूँ सर। हाँ प्रियांशी रुको तो थोड़ा, है ना, जैसे ही सारे अपना कुछ फीडबैक देंगे वैसे ही हम शुरू करेंगे। किसी को काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का मतलब पता है? तो आई थिंक किसी को नहीं पता। काउंटरफीट प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं है, कॉपीड प्रोडक्ट्स हैं, जाली बोल सकते हैं हिंदी में, नकली प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं।
वो रियल की तरह लगते हैं पर वो होते हैं कॉपीड, या फिर वो बिल्कुल ही जेन्युइन नहीं होते, वो होते हैं काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। तो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स के जब एज अ रिटेलर आप रिटेलर हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे अगर काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की हम बात करें। तो काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड फेक प्रोडक्ट्स और इलीगल रेप्लिकास ऑफ द रियल प्रोडक्ट्स। काउंटरफिट प्रोडक्ट्स आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड विद द इंटेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सुपीरियर वैल्यू ऑफ द लिमिटेड प्रोडक्ट। तो होता क्या है कि कई बार कोई भी प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में, एनी प्रोडक्ट इट में भी, वो टॉयज हो सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो सकते हैं। आप बहुत बार देखेंगे, आप एक सिंपल सी आप एक वाटर बॉटल ही देख लें जिसमें बिस्लरी की, अगर आप वाटर बॉटल का सबसे ज्यादा काउंटरफीट होता है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके जैसी पैकेजिंग बनाते हैं, उसके जैसा ही लोगो बनाते हैं, उसके जैसी ही लेबलिंग करते हैं, बस स्पेलिंग में थोड़ा सा एक इधर उधर कर देंगे। तो वो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स में होता है। फिर हम शूज का देखते हैं, बहुत बार शूज हमारे बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम होते हैं, हैंडबैग्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। क्लोथिंग में आप बहुत बार देखेंगे कि हम कोई अगर हम लोअर ले रहे हैं तो मोस्टली उन पे ब्रांडिंग होती है, जबकि वो ब्रांड के ब्रांडिंग का मतलब जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एडिडास हो गया, नाइकी, या बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, प्यूमा हो गया, जो बहुत, ये ऐसे ब्रांड्स में नाम ले रहा हूँ जिनके जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो इनके मोस्टली काउंटरफिट प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ज्यादा, इंडिया में या किसी भी कंट्री में बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। आप किसी भी क्लोथिंग शॉप पे जाएंगे, आप वहां पे खरीदने, तो ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें एग्जैक्टली रेप्लिका, कई बार ऐसा होता है कि रेप्लिका भी नहीं होगी पर टैग उसका लगा देते हैं, बट कई बार ऐसा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बना देते हैं, जिसको फर्स्ट कॉपी बोलते हैं कई बार, और उसको सेल कर। तो इनमें चैलेंजेस क्या आते हैं किसी भी रिटेलर के लिए, क्या चैलेंज हो सकता है? ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी हैंडबैग्स हो गए, शूज हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन हो गए, है ना, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो गए, जो हमारे किसी भी कार या बाइक के जो पार्ट्स होते हैं, मोबाइल फोन्स के रेप्लिकाज हो गए, लैपटॉप्स के रेप्लिकाज हो गए। तो सनग्लासेस होगी, वॉचेस होगी। सनग्लासेस में भी आपको बहुत बार मिलेगा कि हर सनग्लास पे आपको रेमंड, या फिर सॉरी रेमंड नहीं, रेबन लिखा दिखता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आप अगर एक रिटेलर हैं, रिटेलर का मतलब सबको पता है, आई थिंक सबने ज्वाइन किया था कल भी, हमने परसों भी रिटेलर डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस रिटेलर यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे आल्सो। तो एज अ रिटेलर, अगर आप एक रिटेलर हैं, तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस होंगे, मतलब आपको क्या क्या चीजें झेलनी होंगी, या क्या क्या चीजें आपको एक और जस्ट तो क्या क्या आपके पास चैलेंजेस होंगे एज अ रिटेलर? कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि आप एज अ रिटेलर हैं तो आपके पास क्या क्या चुनौतियां आएंगी, अगर आप हिंदी में समझें इसको, चैलेंजेस को। या फिर एथिकल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि आप सही गलत कैसे करेंगे, क्या क्या इम्प्लीकेशन आएंगे आपके पास अगर आपके पास काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आते हैं, आपको उनको कैसे क्या आप उसको काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को उसी तरह सेल करना चाहेंगे, या दूसरी किसी और आप नहीं सेल करना चाहते? तो क्या क्या आपके पास चैलेंजेस आएंगे अगर आप काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आपके पास एज अ रिटेलर आते हैं? तो कोई भी अपना बता सकता है, अपना फीडबैक बता सकता है इस पे, क्या क्या किसी एज अ रिटेलर, एज अ शॉपकीपर आपके पास क्या क्या चैलेंजेस होंगे उसको लेके, क्या क्या चुनौतियां होंगी? सर जितना को सर कहना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर कोशिश करेंगे कि काउंटरफिट प्रोडक्ट ना ही आए, जो मतलब कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट है वही लें। जी ठीक है। तो ये तो एक हमारा वो राय होगी पार्श्व, कि हम यस। ये करना चाहेंगे कि भाई हम ऐसा ना करें। पर अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो हमारे पास चैलेंज क्या होगा? हमें उसे कैसे आइडेंटिफाई करना, और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और कैसे हम उसको रोकेंगे? क्या क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? सर कैन आई स्पीक? ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक। सर जैसे कि अगर फर्स्ट कॉपी आती है देन हमें पहली बात तो हमें जो जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो ट्रस्टेबल हो, हमें पहले से पता हो कि ये ओरिजिनल दे रहा है, ये फर्स्ट कॉपी हमें नहीं दे रहा है, एंड देन दैट्स ऑल सर। हाँ कोई बात नहीं, आप जितना भी ट्राई कर सकते हैं आप बोलिए। और कोई कोई फीडबैक देना चाहे? सर आजकल तो बार कोड वगैरह भी आने लगे हैं कई ऐसी चीज़ों पे जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल है या फिर फर्स्ट कॉपी है, काउंटरफीट वगैरह। इससे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को।
हाँ, आजकल ये भी कंपनी ने शुरू कर दिया है बारकोड वाला भी। और क्या चैलेंज हो सकता है किसी एक बंदे को कोई भी चीज सेल करने के लिए? सर अगर हम काउंटरफिट जो है वो अगर हम सेल करते हैं तो जो बिजनेसमैन है जो मतलब कि तो फिर उसके ऊपर कोई भी केस खड़ा कर सकता है हाँ, ये भी हो सकता है बिल्कुल। कंज्यूमर कोर्ट में। हम्म। तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या क्या क्या हमें इश्यूज आ सकते हैं। तो चैलेंजेस वही है कि अगर आप एक बहुत छोटे रिटेलर हैं, जैसे अब तक हम बात कर रहे थे, अगर आप बहुत छोटे से रिटेलर हैं, एक स्मॉल शॉप चलाते हैं, आपके जो नेबर में शॉप्स आपको दिखती होंगी, तो वहां पर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड प्रोडक्ट आते हैं, आपके पास एक लिमिटेड एक। जी बताएं। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसा कि आपने कल एक उदाहरण दिया था, जैसे कि किसी को मतलब कि कोई चीज पसंद है ना, वो मतलब कि एक दुकान पे मतलब कि एक ही दुकान से वही चीज लेता है। हम्म। आपने ये हो सकता है हम्म। मतलब नहीं, कि ठीक जो है। चीज। हम्म, हाँ बोलिए। ठीक है, बताएं बताएं, आगे होंगे। तो सर मतलब कि जैसे कि उसे मैंगो पसंद है, तो मैं एक ही दुकान पे मैंगो लेगा, और मतलब कि दूसरा कोई मतलब कि कांटेक्ट पे नहीं बेच सकता, उसको मतलब कि उसका कस्टमर नहीं ले सकता है। हम्म। हाँ ये चलो हो सकता। हाँ, ये भी एक तरह से हो सकता है, बट मैंगो जो फ्रूट्स हैं उनमें काउंटरफीट होना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें काउंटरफीट होना आसान होता है, जैसे कि क्लोथ्स की बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इन चीज़ों में काउंटरफीट होना बड़ा आसान है। फ्रूट्स में थोड़ा सा काउंटरफीट, आप फ्रूट्स में कैसे काउंटरफीट होगा, आप ये खुद ही सोच सकते हैं ना। चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो काउंटरफीट में अगर हम बात करें तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, अगर आप एक छोटे से वेंडर हैं, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। आप अपना एथिक्स एथिक्स का मतलब वही होता है सही गलत की पहचान। तो अपने एथिक्स रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उन प्रोडक्ट्स को जिस वेंडर से आप वो चीजें प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि आपके पास, अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास छोटे से एक दो वेंडर होंगे, उन्हीं से ही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो आप वहां पर बड़े इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप अपने एथिक्स के हिसाब से उसको लेना बंद कर सकते हैं, काउंटरफीट प्रोडक्ट को, और अच्छे प्रोडक्ट्स ही लें। पर कई बार ऐसे शॉपकीपर्स भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं जो ऐसा नहीं करते। वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो अपने बिजनेस को किसी भी तरह ग्रो करने के लिए, पैसा जल्दी कमाने के लिए, वो अपने जो एथिक्स हैं उनको भूल जाते हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जाए। उस केस में वो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट है उनको भी, जो बहुत भोले कस्टमर्स हैं, हु आर इनोसेंट, हु डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट दोज ब्रांड्स, या बहुत कम नॉलेज है, तो उनको वो ओरिजिनल बोल के उसी प्राइस में बेच देते हैं। तो ये सारा आ जाता है एथिकल बिहेवियर में। अगर आप एथिकल बिहेवियर रखते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, बट अगर आप अनएथिकल हैं तो आप ये सब चीजें करेंगे कि जिसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को फेक जो फेक प्रोडक्ट है उसको भी, या कॉपीड प्रोडक्ट है उसको भी आप एक ओरिजिनल बता के बेच देंगे। पर अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, तो स्मॉल बिजनेस में ये चैलेंजेस बड़े कम है। आपको ढूंढना आसान है, आपको सिर्फ अपने एथिक्स के हिसाब से चलना है। यू हैव टू डील विद योर एथिक्स ओनली। आपको पता चल जाएगा कि कौन से काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं और कौन से नहीं है। बट यहीं पे अगर हम बड़ी एक उस चेन की बात करें जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो एक बहुत अगर बड़ा बिजनेस है, तो अगर हम उसकी बात करें तो बड़े बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप किसी भी एक रिटेल शॉप की बात करो, अगर रिलायंस की बात करें, रिलायंस ट्रेंड्स है आई थिंक, जो क्लोथिंग को सेल करता है, तो रिलायंस ट्रेंड्स की अगर हम एक एग्जांपल लें रिलायंस ट्रेंड्स का, या किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट मेरे दिमाग में रिलायंस ट्रेंड्स आया तो मैं रिलायंस ट्रेंड्स का ले रहा हूँ। तो अगर हम उसकी एग्जांपल ले, तो उनके स्टोर्स हर एक शहर में, 2 या 3 स्टोर्स भी हैं, एक स्टोर भी हैं, और हर एक शहर में स्टोर्स हैं, और कितने ही उनके पास वेंडर्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो उस केस में इतनी बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है अपनी रेपुटेशन को बचाना, क्योंकि अगर आप काउंटरफीट प्रोडक्ट्स वहां पर आ जाते हैं किसी भी वजह से,
इफ देयर आर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, जो इतना बड़ा नाम है ऑलरेडी, तो वो एक बहुत ही रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। तो उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? चैलेंजेस ऑफ कोर्स यही हो सकते हैं कि आपको जितने भी अपने वेंडर्स हैं उनका सबका रिकॉर्ड रखना, वो बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बट यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड टू सो दैट आपकी रेपुटेशन डाउन ना हो, आपका किसी भी तरह रेपुटेशन डाउन ना हो। तो अगर हम इसमें से एक लाइन भी पढ़ें, इसमें यहाँ पर भी मेंशन है कहीं पे, जनरली ऑर्गेनाइज्ड नेशनल प्लेयर्स वही हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि रिलायंस का ही मैंने एग्जांपल लिया, हैव अ रोबस्ट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग वेंडर्स, मतलब उनका एक प्रोसेस होता है वेंडर्स को रिक्रूट करने का। ऐसा नहीं है कि वो किसी से भी अपना सामान ले लेंगे, वो वेंडर्स के लिए भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि आप कौन कौन से वेंडर्स हमें सामान बेच सकते हैं, वो उनके उसके लिए भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस रोबस्ट होता है। रोबस्ट का मतलब वही है कि वो बहुत सारे लेवल्स होंगे जिसको एक वेंडर को एक उन लेवल्स को पास करना होगा, उसके बाद ही वो अपना प्रोडक्ट रिलायंस के स्टोर पे दे सकता है। तो एक रोबस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर वो किसी से भी सामान ले लेंगे तो ऑफकोर्स एक काउंटरफीट प्रोडक्ट का एक रिस्क होगा और रेपुटेशन बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो उनके पास क्या होता है, रिक्रूटिंग वेंडर्स फॉर देयर रिटेल बिजनेस, बट स्मॉल प्लेयर्स इन द मार्केट और शॉप्स इन स्मॉलर एरिया आर जनरली आर हैविंग लॉट ऑफ काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। मतलब जो स्मॉल, अगर हम बात करेंगे, जो लार्ज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कभी भी अपना जो वेंडर्स हैं वो हमेशा बहुत अच्छे से चूज करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रोसेस होगा। बट अगर हम स्मॉलर बिजनेसेस की बात करें, शॉप्स की बात करें, तो उनके पास काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि क्या है कि कई बार आपको उनका एथिकल बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, वो चाहेंगे कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आए। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने जो कस्टमर्स हैं वो भी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को वो भी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को क्या नाम है, लेना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल हम छोटे शहरों की बात करें, अगर हम किसी भी शहर की बात करें, तो वहाँ बहुत लोग हैं जो बड़े ब्रांड्स को नहीं खरीद सकते, तो वो चाहते हैं कि काउंटरफीट प्रोडक्ट मिले, बिल्कुल सिमिलर कॉपीड प्रोडक्ट्स मिले, जिनको वो इजीली खरीद पाए और वो ब्रांड के जैसे ही लगे। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे स्मॉल वेंडर्स जो हैं वो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स अपनी विश से लेना चाहेंगे, दे वांट टू बाय दोस काउंटरफीट प्रोडक्ट्स एंड सेल इट। तो अगर हम आगे इसमें बढ़े, फॉर हु आर द फॉलोइंग एथिकल प्रोडक्शन, टुडे रिटेलर्स आर अंडर प्रेशर टू ऑनबोर्ड वेंडर्स who are following ethical production processes leading to reduction of carbon emission. In India, small areas or villages or small towns are more prone to counterfeit products as small players find easy market due to unaware pollution. वही जो हमने शुरू में बात करी थी, unaware population, सॉरी, कि पॉपुलेशन जो है, जो लोग हैं, उनको नहीं पता है ब्रांड्स के बारे में, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां पर काउंटरफीट प्रोडक्ट्स के होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और वहां पर वो एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई सच में काउंटरफीट प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता और उसको भी एक काउंटरफीट प्रोडक्ट दे दिया जाता है जबरदस्ती, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बता के, तो उसके लिए गवर्नमेंट के कई बहुत सारे इनिशिएटिव और लाइसेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल फूड के लिए FSSAI जो लाइसेंस है फूड का, आपने बहुत बार देखा होगा फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर FSSAI जो एक लाइसेंसिंग एक लोगो लगा होता है, वो इसीलिए लगा होता है कि फूड के केस में ये एक सेफ्टी लाइसेंस होता है, जिससे वो उन्हीं ब्रांड्स को मिलता है जिनकी एक ऑडिट हो चुकी होती है, जो ब्रांड्स अच्छे से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अगर ये FSSAI लाइसेंस उस पर नहीं मेंशन है, यानी कि वो एक काउंटरफीट प्रोडक्ट है। अगर हम फूड की बात करें, मैंने फूड की एक एग्जांपल दिया है। उसके बाद अगर हम दूसरी एक टर्म काउंटरफीट हम पढ़ चुके हैं, ग्रीन वॉशिंग के बारे में किसी को अगर आइडिया हो तो बताएं, नहीं तो हम इसको पढ़ते हैं। आई थिंक ग्रीन वॉशिंग किसी को नहीं पता है, तो मैं ग्रीन वॉशिंग को एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो आप अगर कोई प्रोडक्ट आप एक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप अपने इन्वेस्टर्स को, आप एक बिजनेसमैन है, आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर्स को एक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और अपने जो कस्टमर्स हैं दोनों को एक गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। गलत इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी तरह एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा, जबकि वो प्रोडक्ट हार्म कर रहा है। कोई भी अगर प्रोडक्ट है, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट है, फैशन क्लोथिंग का प्रोडक्ट है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन क्लोथिंग में भी केमिकल्स यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में प्लास्टिक यूज होती है, फर्नीचर की बात करें पेंट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऐसे यूज होते हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टर्स को और अपने कस्टमर्स को ग्रीन वॉश करते हैं, यानी कि उनको एक गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट योर प्रोडक्ट इज टोटली सेफ एंड इट इज नॉट,
इट इज नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, तो वो ग्रीन वॉशिंग में आ जाता है। ऐसा बहुत सारे वेंडर, ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स करते हैं या ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स करते हैं जस्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट। वो अपने प्रोडक्ट की ज्यादा सेल के लिए ऐसा करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक एथिकल वे नहीं है मिसलीड करना किसी को भी कि आपका प्रोडक्ट नहीं है। कल भी हम एथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एथिकल वे क्या होता है, जिसमें आप एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है, आप उसमें एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो किस किस तरह से करते हैं? जेनरिक एनवायरमेंट क्लेम्स, कंपनीज में पुट टर्म्स लाइक ग्रीन, इको फ्रेंडली एंड नेचुरल विदाउट गिविंग एनी क्लियर डिटेल्स अबाउट एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द क्लेम्स। यानी कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रीन लिखा आएगा, इको फ्रेंडली लिखा हुआ मिलेगा, नेचुरल लिखा हुआ मिलेगा, पर वो सिर्फ एक वर्ड लिख देते हैं, वो बताते नहीं है कि कैसे ग्रीन है या कैसे इको फ्रेंडली है, कैसे नेचुरल एक प्रोडक्ट है। उसी तरह से हिडन डिसेप्शन, कंपनीज प्रमोट एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच बाय यूजिंग रिसाइकल फैक्टर टू शो दैट द वर्ड दैट दे रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन व्हिच इज अफेक्ट मच लोअर। तो क्या करते हैं कई कंपनीज, एक रिसाइकल का एक लोगो लगा देंगे विदाउट गिविंग अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्या क्या रिसाइकल हो रहा है। तो उनके प्रोडक्ट में अगर एक 0.1% या 10% ही चीज रिसाइकल हो रही है, तो उसके बाद भी वो रिसाइकल का एक लोगो दे देंगे या लिख देंगे रिसाइकल्ड, जबकि 90% ऑफ देयर प्रोडक्ट वो रिसाइकल्ड नहीं है। सिर्फ एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं ये रिसाइकल्ड है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग बज़वर्ड्स, मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स डाल देंगे उसमें, जिससे आपको तो ऐसा लगेगा कि ग्रीन वॉशिंग मतलब एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली एक प्रोडक्ट है, जबकि वो नहीं होगा। जैसे कि इट इज यूजिंग साइंटिफिक और टेक्निकल लैंग्वेज टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपर्टीज विदाउट प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन। Sometimes company use scientific and highly technical language in their packaging which many at times customers are not able to understand। तो मतलब वो इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज, इतनी डिफिकल्ट एक लैंग्वेज डाल देंगे इको फ्रेंडली के नीचे उसको एक्सप्लेन करने में, कि वो आपको ऑफ कोर्स समझ में नहीं आएगी। उससे क्या है कि उन्होंने एक क्लेम भी कर दिया, फॉल्स क्लेम भी कर दिया कि आप उनका जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, और कस्टमर को ये पता भी नहीं चला कि वो कितना इको फ्रेंडली है, कहाँ तक वो एनवायरनमेंट को बचा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनीज करती हैं। कंफ्यूजिंग बज़वर्ड, रॉन्ग क्लेम्स, मिसिंग थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेशन ISI मार्क जैसे होता है वो ना लेना, अनरिलेटेड क्लेम्स जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं है वैसे क्लेम करना, हिडन इंफॉर्मेशन देना, मत ना देना। तो ये सारी चीजें आती हैं जब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो करते हैं, पर ये बिल्कुल अनएथिकल है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर टॉपिक पे चलें, प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस एंड प्लान्ड ऑब्सोलेंस। किसी को ये ऑब्सोलेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो? आई थिंक किसी को ऑब्सोलेंस के बारे में नहीं पता है। तो जो प्रोडक्ट होते हैं, आपके प्रोडक्ट होते हैं या कोई भी चीज है, उसकी एक लाइफ होती है। अगर आप एक क्लोथिंग की बात करें तो हम बहुत बार ऐसा होगा कि एक क्लोथिंग एक टाइम पे चल रही है, उसके बाद उसका फैशन आउट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम किसी और प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि अगर हम एक मोबाइल फोन की आप बात कर लो, तो कोई भी नया मोबाइल फोन होता है तो जब आता है तो इट इज फुल फिल्ड विद लेटेस्ट फीचर्स, वो बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। पर वहीं हम उसकी अगर 2 साल बाद की बात करें तो बिल्कुल उसके जो फीचर्स होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल यूज के भी लायक नहीं बचता है, क्योंकि नए इतने फीचर्स आ जाते हैं, नए ऐप्स आ जाते हैं जो उसमें काम करने बंद कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस होता है किसी भी प्रोडक्ट की एक लाइफ, जिसके बाद वो अपनी लाइफ के बाद वो या तो फिर वो आउट ऑफ फैशन चला जाएगा या फिर वो बिल्कुल ओल्ड हो जाएगा, एक टेक्नोलॉजिकली ओल्ड हो जाएगा। तो product obsolescence happens when a product becomes outdated and less functional due to multiple factors such as technological advantages और change in consumer behavior। वही हमने कपड़े की बात करी तो consumer behavior चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर हम अपना फोन्स की या टेक्नोलॉजी की बात करें तो आउटडेटेड हो जाती है। जैसे कि विंडो 11 का इन्होंने एग्जांपल लिया, व्हेन विंडो 11 वाज लॉन्च्ड स्लोली विंडोज 10 विल बिकम ऑब्सोलीट। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, विंडो 11 ही सब यूज करना शुरू कर देंगे और 10 को कोई यूज ही नहीं करेगा। वैसे ही जैसे हम देखते आ रहे हैं 10 से पहले 7 थी, 8 थी, विंडोज XR थी, तो इनका आप कोई नाम भी नहीं लेता है। तो हो जाता है प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, मतलब प्रोडक्ट
एक टाइम के बाद उस प्रोडक्ट का यूज खत्म हो जाना। वैसे ही प्लान्ड ऑब्सोलेंस क्या होता है, अगर आप इसी कोई रिलेट करें तो प्लान्ड ऑब्सोलेंस क्या हो सकता है, कोई बताएगा? सर कहना है हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन। सर प्लान्ड ऑब्सोलेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने कोई प्लानिंग बनाई, जी हाँ। एक लिए प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल एक है, तो प्लानिंग बनाई तो मतलब कि अब जो क्या कहते हैं प्लानिंग हमने जिस चीज के लिए बनाई, अब उस चीज के लिए प्लानिंग नहीं फिट बैठ रही तो धीरे धीरे प्लानिंग खुद ही बदल जाती है, ठीक है। तो उसको कहेंगे प्लानिंग ऑब्सोलेंस। ठीक है, और कोई कुछ ऐड अप करना चाहे? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर जैसे कि मैं एक कंपनी मतलब कि चालू करना चाहती हूँ, मतलब कि एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि एक कंपनी ज्वाइन मतलब कि अपना ओपन करना चाहती हूँ, और जैसे कि वो कंपनी या तो मतलब कि डेड हो जाती है कोई रीजन के कारण, मतलब कि नहीं हो पाता है, कोई रीजन हो जाता है, या तो सेलर नहीं होता है, कुछ भी हो जाता है उसमें, तो भी तो हो सकता है। हाँ, वो भी हो सकता है एक तरह से प्लान्ड ऑब्सोलेंस का। चलो हम मतलब समझते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए आइडिया। तो जैसे प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस था, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल थी और उसके बाद वो ऑब्सोलीट हो गया था, यानी कि वो अब यूज में नहीं था, चाहे समाप्त हो जाता है। अब प्लान्ड ऑब्सोलेंस में क्या होता है कि आप एक कोई भी आप एक ऐसी कंपनी आप चला रहे हैं जिसमें एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है, बट जैसे फॉर एग्जांपल आप फूड प्रोडक्ट ही ले लो, कि कोई भी अगर एक फूड प्रोडक्ट, हम सबसे मशहूर फूड प्रोडक्ट क्या है, मैगी। अगर हम एक मैगी की बात करें तो मैगी बीच में बैन हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बाकी जो कंपनीज थी, नूडल मेकिंग कंपनीज थी, उनका एक प्लान्ड ऑब्सोलेंस हुआ। प्लान्ड ऑब्सोलेंस क्या था कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब तक मैगी बैन है तब तक अपने प्रोडक्ट को किसी भी तरह से लॉन्च करो, और लॉन्च करके उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करो, जिससे कि वो प्रोडक्ट एक हिट हो जाए और किसी तरह से वो मैगी के साथ compete करने लग जाए। तो बहुत सारी कंपनी, जैसे कि एक यिप्पी कंपनी थी, उसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया अपने प्रोडक्ट को, और उस टाइम पे मैगी जब बैन हुई तो उस टाइम पे सेल भी बहुत ज्यादा हुआ। तो वो एक प्लान्ड ऑब्सोलेंस थी, यानी कि वो कुछ टाइम के लिए प्लान किया गया था कि आप इस इतने टाइम के लिए, जब तक मैगी आपकी जब तक मैगी बैंड रहती है, अगर बैन से वापस भी आती है, तो तब तक के लिए आप उसको इतना प्रमोट करो कि वो प्रोडक्ट किसी भी तरह सेल होना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सेल होना शुरू हो जाए, और वो किसी भी तरह कस्टमर्स को उसको लाइक करना शुरू कर दें, और मे बी जब अगर बैंक वापस भी आती है या नहीं भी आती है, तो उस केस में उनके पास वही ऑप्शन बचे। तो ये होती है प्लान ऑप्शन, यानी कि प्लान करना किसी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए वो प्रोडक्ट एकदम से हिट हो जाए किसी भी तरह। कई बार बहुत सारी कंपनी ऐसी होंगी जो एक प्रोडक्ट बना रही है, पर उन्हें पता चलता है कि कस्टमर्स उसी टाइप का दूसरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, वो उस टाइम पीरियड के लिए वैसा ही एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। प्लान करते हैं उस प्रोडक्ट को थोड़े टाइम के लिए बनाने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या वो चलता है कि नहीं चलता। अगर वो उसको बनाते हैं तो वो एक प्लान ऑब्सोलेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें पढ़ें, कंपनीज प्लान द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट डेलिबरेटली, इट इज डिजाइंड फॉर अ लिमिटेड टाइम वेयर द इंटेंशन इज टू कीप सेलिंग द प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड टू जनरेट मोर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। ज्यादा सेल और प्रॉफिट करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक प्रोडक्ट को बनाना प्लान्ड ऑब्सोलेंस होता है। अब प्लान्ड ऑब्सोलेंस कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप बताए हुए हैं, इनमें से एक दो हम पढ़े अगर, तो जैसे कि प्लान्ड ऑब्सोलेंस में टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें, वही हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि कई बार आप एक अगर आप टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, तो टेक्नोलॉजी क्योंकि रैपिडली चेंज हो रही है, तो आपको बार बार अपने जो प्लान है उनको चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, तो प्लान आप हर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक प्लान ऑब्सोलेंस करेंगे। आप एक नया प्लान बनाएंगे जिसमें आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, किस लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर हम डी की बात करें, प्रोडक्ट इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्सोलेंस, तो companies make products intentionally incompatible with new accessories, parts or software which forces customers to upgrade to new version of the product. एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल समझने इसकी बजाय हम इसको एक ओवरव्यू में मैं इसका बता दूं। प्रोडक्ट इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि आप बहुत बार देखेंगे कि आप एक लैपटॉप की अगर बात कर लें या पीसी की बात कर लें, तो कंपनीज लगातार नए नए जो हार्ड डिस्क है, नई हार्ड डिस्क लॉन्च कर देते हैं, नई एसएसडी लॉन्च कर देते हैं, नई एक स्क्रीन लॉन्च कर देंगे,
फॉर एग्जांपल हम फोन की बात करें तो अभी हमारे पास 12 मेगापिक्सल आ रहा है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास 20 मेगापिक्सल आ रहा है। या फिर अगर किसी भी फोन के प्रोसेसर की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो एक नया प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करते हैं जिसमें एक वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो पिछले वाला जो प्रोडक्ट है वो अपने आप ऑब्सोलीट हो जाता है। अगर आप मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस की, प्रोडक्ट इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्सोलेंस की। फिर वो क्या करते हैं, नए नए एप्स लॉन्च कर देते हैं डेवलपर्स के साथ मिलके, जो आपके पुराने प्रोडक्ट के ऊपर चलेंगे नहीं, जो आपके पुराने पीसी के ऊपर नहीं चलेंगे, पुराने फोन के ऊपर नहीं चलेंगे, तो आपको ना चाहते हुए भी वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। तो वो होता है प्रोडक्ट इनकम्पैटिबिलिटी ऑब्सोलेंस, जिसमें आप इनकम्पैटिबल हो जाएगा आपका प्रोडक्ट और उसके बाद आपको उसको चेंज करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड वेस्ट रिडक्शन। ये बहुत ही जेनरिक सा टॉपिक है कि आपकी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते हैं और वेस्ट के रिडक्शन के लिए। हमने कल भी डिस्कस किया था प्रोडक्ट की पैकेजिंग। तो product with minimum packaging while manufacturing the product, it is necessary to ensure that packaging numbers in a bundle of one product is minimal. ओवर पैकेजिंग इंक्रीजिंग वेस्ट एंड, तो पैकेजिंग का ऑफ कोर्स कोई किसी भी चीज की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग होती है तो मोस्टली वो प्लास्टिक में होती है। मोस्टली अगर प्लास्टिक भी नहीं है तो वो कागज की होगी। तो जो पैकेजिंग है अगर आप उसको मिनिमम से मिनिमम रखते हैं तो उससे क्या होगा, आपके एनवायरनमेंट को फायदा होगा, क्योंकि अगर आप कागज की पैकेजिंग है तो वो ऑफकोर्स ट्रीज से आ रहा है वो कागज, अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ऑफकोर्स आपका एनवायरनमेंट को खराब कर ही रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। जैसे कि प्रोडक्ट विद मिनिमम पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन एंड रिसाइकलिंग एंड, मतलब पैकेजिंग पे इंस्ट्रक्शन देंगे कैसे इसको रिसाइकल या यूज किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक रिडक्शन, यानी कि जो प्लास्टिक ऐसी हैं जिनको आप दोबारा रिसाइकल भी नहीं कर सकते, सिंगल यूज है, उनको ना यूज करें। ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी एक ऐसा पॉइंट है जो हर आपके टॉपिक में यूज हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर्स कोलैबोरेशन, तो ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि दो बिजनेस हैं, एक ही तरह की चीज बना रहे हैं, अलग अलग अपनी पैकेजिंग यूज कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट उठा रहे हैं, तो उस केस में आप एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं, दो प्रोडक्ट्स को एक साथ मिलके आप सेल कर सकते हैं, जिससे कि पैकेजिंग का खर्चा दोनों को मिलके उठाएं, एक ना उठाएं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, आप अपनी पैकेजिंग पे एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस डाल सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, आप पैकेजिंग को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे इस बॉटल, जैसे कि अगर वाटर बॉटल की बात करें तो उस पर लिखा होता है कि आपको किस तरह से उसको डिस्पोज करना है, उस पर एक मेंशन होती है हर चीज। सोशल इनिशिएटिव्स के सोशल इनिशिएटिव्स वही होता है कि आप किसी भी तरह जो वेस्टेजेस है उसको रिड्यूस करें, इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करें, अपने जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसको सस्टेनेबल बनाएं। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, इको फ्रेंडली कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव्स में। उसके बाद अब आ जाता है प्रोडक्ट वारंटीज। ये भी एक बहुत ही जेनरिक सा टॉपिक है, प्रोडक्ट वारंटीज एंड कस्टमर सपोर्ट। सब लोग जानते हैं वारंटीज के बारे में और सब लोग जानते हैं कस्टमर सपोर्ट के बारे में भी, फिर भी हम इसका एक कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, कोई एक टॉपिक, जैसे कि एक वारंटी का, एक वारंटी सर्टिफिकेट का एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने। मोस्टली तो वारंटीज आपको पता है कि बिल जो होते हैं वही वारंटी कार्ड होते हैं एक तरह से, पर कई कंपनीज अलग से एक वारंटी सर्टिफिकेट भी देती हैं जो भर के बहुत रिटेलर्स कई बार देते हैं। तो उसका एक ये एग्जांपल है, जिसको अगर वारंटी सर्टिफिकेट या वारंटी का टॉपिक अगर आपके पास प्रोडक्ट वारंटीज और कस्टमर सपोर्ट का टॉपिक आता है एग्जाम में, तो आप इसका एक ओवरव्यू लेके ऐसा ही एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। तो वारंटी और कस्टमर सपोर्ट ये वैसे तो बहुत ही जेनरिक है, अगर कोई इसके बारे में कुछ भी बताना चाहे तो बता सकता है। सर बिल्कुल बिल्कुल बताएं। सर वारंटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है? नहीं, पहले आप ये बताएं कि प्रोडक्ट वारंटी क्या होती है, अगर आपको पता है। डिफरेंस तो मैं जरूर बताऊंगा आपको दोनों में। वारंटी मतलब उसकी सेफ्टी। सेफ्टी? हाँ, नहीं सेफ्टी तो नहीं होती। सेफ्टी नहीं होती। और क्या कुछ होती है सर? वो तो मैं बताऊंगा ही ऑफ कोर्स, और कोई अगर बताना चाहे। और सोच लेते हैं हम 2 मिनट। सर कहना है। हाँ ऑफ कोर्स सर। सर वारंटी मतलब ये होता है कि जैसे कि एक चीज के लिए कह देना कि मतलब कि ये इतने साल तक खराब ना होगी, अगर होगी खराब तो फिर ये चीज वापस हो जाएगी। वारंटी और गारंटी मतलब ये होता है कि ये इतने साल तक चलेगी ये चीज, 5 साल तक, फिर उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी।
ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहे? सर जैसे कि कोई मतलब कि जैसे कि कुरकुरे वगैरह आते हैं उसमें सारी जो मतलब कि डेट भी होती है 6 मंथ तक होती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहे? प्रियांशी का सही है। तो वारंटी और गारंटी अभी किसी ने पूछा, वैसे तो इसमें गारंटी हमारे पास नहीं है, पर फिर भी अगर किसी ने डिफरेंस पूछा है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी किसी भी चीज की गारंटी का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करेगा। वो गारंटी, अगर आपको 5 ईयर्स की गारंटी दी है तो पर्टिकुलर टाइम तक काम करेगा। अगर वो किसी भी वजह से काम नहीं करता है तो उसको वो रिप्लेस करके देती है, जो भी आपका बिजनेस है जिसने आपको वो चीज सेल करी है। वारंटी सर उसी बताएं। सर जो माल होता है वो वापस भी तो चला जाता है कंपनी के पास। वो मतलब कि अपना वो कहते हैं कि जैसे कि एक्सपायरी हो गया तो मैं वो मतलब कि वो पहले से ही मतलब कि उनसे कह दिया जाता है कि गारंटी ले लेते हैं कि मैं वापस माल मतलब मैं कंपनी में ले सकता हूँ। जैसे एक्सपायर हो जाए तो मेरे पास मतलब कि तुम ट्रांसफर कर सकते हो। हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि वो रिप्लेस, अगर वो प्रोडक्ट की एक लाइफ बताई है किसी भी मैन्युफैक्चरर ने, बिजनेस ने, तो उस लाइफ के अंदर अगर वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है किसी भी वजह से, या प्रोडक्ट की लाइफ पूरी हो जाती है। लाइफ पूरी होने का केस था जो प्रियंशी बता रही है, वो मेडिसिन के केस में, फूड प्रोडक्ट के केस में होता है कि वो अपना जो प्रोडक्ट है वापस ले लेंगे और आपको रिप्लेस करके नया दे देंगे। अगर हम नॉर्मल एक पर्सन की बात करें तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीद रहा है और उसको गारंटी मिलती है सर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है राहुल। अच्छा। माइक ऑफ कर दें हमने। तो गारंटी में आपको फ्री ऑफ, जब तक की गारंटी है जब तक फ्री ऑफ चार्ज आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। वारंटी के केस में क्या होता है कि कई बार आपको अगर 5 ईयर्स की कोई वारंटी, जैसे टायर्स की बात करें, कार के टायर्स की बात करें, तो वो ऑफ कोर्स आपको रिप्लेस तो होगा उस टाइम पीरियड में, बट जितना आपका वियर एंड टीयर हुआ है टायर, यानी कि जितना आपका खराब हुआ है उतना आपको एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वो वापस होगा। तो ये होती है वारंटी और गारंटी का डिफरेंस। वैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट वारंटीज और कस्टमर सपोर्ट पढ़ रहे हैं, गारंटी नहीं पढ़ रहे थे हम इसमें। तो वारंटी का एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, कंज्यूमर फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक का मतलब वही होता है कि कैसे आप अगर कोई भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते होंगे तो आपको बार बार एक फीडबैक का एक भरने का एक ऑप्शन दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि आप अपना बताएं आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है वो कैसा है, जिससे कि आगे जो कोई भी उसको खरीदना चाहे उनको हेल्प मिलती है। एक्सटेंडेड वारंटी प्राइसिंग, ये भी आप सब लोगों को पता होगा, कहीं बहुत सारी कंपनीज हैं, अगर आप फोन्स की बात करें या किसी भी चीज की बात करें तो आप एक को एक्सटेंडेड वारंटी का एक, या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एक्सटेंडेड वारंटी का एक ऑप्शन देते हैं। अगर उनकी सर 1 ईयर की, क्रोमा, हाँ बताएं। सर क्रोमा भी है ना कंपनी? हाँ, क्रोमा भी है कंपनी, टाटा की है आई थिंक। तो किसी को अगर बोलना हो तो पहले हैंड रेज करें ना। तो एक्सटेंडेड वारंटी प्राइसिंग, एक एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में सबको पता होगा। अगर किसी प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी है तो वो आपको एक एक्सटेंडेड वारंटी का एक ऑप्शन देते हैं, जिसमें आप अपनी वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं 2 या 3 साल के लिए, वो शुरू में ही दिया जाता है। उसके बाद कस्टमर डेटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी है, तो हमने कल पूरा ही एक चैप्टर पढ़ा था इसके ऊपर। तो ऑफरिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट, एंगेजिंग विद लोकल कम्युनिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज द की ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, दिस कैन बी डन थ्रू लोकल चैरिटीज। ना, ये इससे रिलेटेड पॉइंट नहीं है, तो आप इसको चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी कि उसका पूरा एक लाइफ साइकिल, कैसे वो प्रोडक्ट शुरू से लेकर आखिरी तक बनता है। और सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स क्या होता है? सोशल इम्पैक्ट मतलब वही कि आप किस तरह से सोशली उस, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका, एक प्रोडक्ट का सोशली क्या इम्पैक्ट होगा, यानी कि लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, पूरी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो सोशल इम्पैक्ट कैटेगरीज: हेल्थ एंड सेफ्टी, एजुकेशन, पेड वर्क, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम, फैमिली। तो ये अलग अलग एक जो पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या आपका सोशल इम्पैक्ट हो सकता सोशल है। इम्पैक्ट मतलब वही ना सर, प्रोटोटाइप वगैरह तैयार करके जिसमें भेजते हैं हम। किसका मतलब?
किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले। नहीं, किस चीज का मतलब बता रहे हो आप? सर कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि बना सर, उसको लॉन्च करने के पहले मार्केट में, वही तो बता रहे हो सर, सोशल इम्पैक्ट में। सोशल इम्पैक्ट का मतलब मैं अभी बता रहा था, अगर आप सुन रहे हो तो, कि क्या उसके प्रोडक्ट का इम्पैक्ट होगा सोशली। Rahul, are you really learner of BBA? If yes, please share your enrollment number, because you are asking irrelevant questions. Sir, please continue. Rahul have left. He left, sir. हाँ जी। तो आपका सोशल इम्पैक्ट किस की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, कैसे कैसे आपका जो कोई भी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सोशल इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी पे हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। अब अगर आप कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर होगा। फिर एजुकेशन के ऊपर हो सकता है, अगर आप एक एजुकेशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। पेड वर्क, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइम, फैमिली, ये अलग अलग एक टाइप्स हैं जिनके अलग अलग इम्पैक्ट हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड, पॉपुलेशन चेंज से रिलेटेड, सोशल नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, तो इनके क्या क्या सोशल इम्पैक्ट होंगे, अलग अलग सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर हम इसमें से किसी एक का भी एग्जांपल ले लें, अगर आप एक हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट में मेडिसिन भी हेल्थ प्रोडक्ट हो सकती हैं, या फिर अगर जो मशीन्स हैं या एक सिरिंज भी हेल्थ प्रोडक्ट है, तो ये अगर प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उनका क्या सोशल इम्पैक्ट होता है, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। ऑफ कोर्स अगर आप एक हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं तो उसका सोसाइटी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। जो लोग हेल्दी नहीं है, किसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो वो प्रोडक्ट्स उनके काम में आएंगे। उनका एक बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी लाइफ्स बचेंगी, बहुत सारे लोग जो क्रिटिकली इल हैं वो ठीक हो जाएंगे, या थोड़े बहुत बीमार हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो ये आ जाता है हेल्थ एंड सोसाइटी में इम्पैक्ट। उसके बाद एजुकेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे एजुकेशन प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी पेंसिल से लेके, एक नोटबुक से लेके, एक कंप्यूटर से लेके, सारी चीजें एक एजुकेशन में काम आती हैं। तो अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है सोशली, वो आ जाता है सोशल इम्पैक्ट इन एजुकेशन। कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट सोशली बहुत अच्छा काम आ रहा है एजुकेशन में, तो वो सोशल इम्पैक्ट हो जाएगा उसका। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट टेस्टिंग ऑन एनिमल्स। एनिमल्स के ऊपर कैसे प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो मेडिसिन हैं वो बहुत जो रैबिट्स हैं, रैट्स हैं, माइस हैं, इनके ऊपर, मंकीज हैं, इनके ऊपर टेस्ट होती हैं पहले। उसके बाद जैसे कि अगर हम कोविड की जो एक हमारी वैक्सीन बनी थी, तो उसकी भी अगर हम बात करें तो उस टाइम पे वो सबसे पहले एनिमल टेस्टिंग हुई थी उसकी। उस टाइम पे बहुत न्यूज में भी आया था कि अभी एनिमल टेस्टिंग चल रही है, उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होती है तो वो ह्यूमंस के ऊपर आएगी। तो उसी का ही एक काम होता है प्रोडक्ट टेस्टिंग ऑन एनिमल्स। पहले कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसका टेस्ट एनिमल्स के ऊपर किया जाता है। रैबिट्स हो गया, डॉग्स हो गए, जिन्हें पिग्स हो गए, कैट्स हो गई, जिनके जो मेटाबॉलिज्म है, जिनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है ह्यूमंस से मैच करता है, या फिर वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके ऊपर पहले टेस्ट की जाती है। उसके बाद डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं एनिमल्स के ऊपर, जैसे आई इरिटेशन टेस्ट, स्किन के ऊपर टेस्ट, टॉक्सिसिटी से टेस्ट। और टेस्ट जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद ही वो मार्केट में प्रोडक्ट आता है। रेगुलेशन एंड लॉज ऑफ द कंट्रीज, तो बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे लॉज हैं एनिमल्स के ऊपर भी, आपके किस किस एनिमल के ऊपर को आप टेस्ट कर सकते हैं, किस एनिमल के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी लॉज बने हुए हैं। उसके बाद मेडिकल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड रिसर्च, तो मेडिकल इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स मेडिकल इंडस्ट्री में जो एनिमल टेस्टिंग है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर नई मैन्युफैक्चर हो रही है, किसी भी चीज के लिए आप नई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो ऑफ कोर्स सबसे पहले एनिमल्स के, किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिकल रिसर्च को सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही वो लॉन्च की जाती है। अब प्रोडक्ट एंडोर्समेंट एंड ब्रांड पार्टनरशिप क्या होता है। प्रोडक्ट एंडोर्समेंट एंड ब्रांड पार्टनरशिप, जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी भी या फिर किसी ब्रांड के साथ। आप अगर क्रिकेट सब लोग देखते हैं, वो सारे लोग क्रिकेट देखते होंगे, या सेलिब्रिटीज जो होते हैं हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तो वो जो एड्स करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की एड करते हैं, वो आ जाता है प्रोडक्ट एंडोर्समेंट में। और ब्रांड पार्टनरशिप आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट ही देखते होंगे तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो अलग अलग तरीके के बैट यूज कर रहे हैं जिनमें अलग अलग ब्रांडिंग लगी होती है। या फिर कई प्लेयर्स हैं जो
उनके जो लोगो हैं, कई पर्टिकुलर लोगोज उनकी ड्रेस पे भी डिफरेंट लोगोज होते हैं, तो वो होती है ब्रांड पार्टनरशिप। ब्रांड्स उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं कि आप जब वो अपना जो अपना ड्रेसअप करेंगे तो हमारा ब्रांड सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, यानी कि वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें तो इस टाइम पे एडिडास की एक ब्रांड पार्टनरशिप है इंडियन टीम के साथ। तो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, जो बहुत सारे हमारे जो हमारे प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, वो सारे एडिडास का ही एक जर्सीज यूज कर रहे हैं। तो वो होती है ब्रांड पार्टनरशिप के अंदर। तो इसमें अलग अलग तरह की पार्टनरशिप होती है, कंटेंट पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप, स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप। तो इनमें से अगर हम एक पढ़ें, स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप, कंपनी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर एक्सपोजर बाय डूइंग स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप, द कंपनी गेट्स विजिबिलिटी एंड ब्रांड इमेज and new customers may be acquired with this kind of partnership. For example, school sponsoring Durga Puja festivals, Ram Leela events sponsored by good brands. तो अगर हम छोटे छोटे एक इवेंट्स की बात करें तो रामलीला होती है हमारे शहरों में, तो वहां पर रामलीला छोटे छोटे जो ब्रांड्स हैं वो उनको स्पॉन्सर कर देते हैं, और जब आप रामलीला देखने जाएंगे तो उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे। तो वो आ जाता है स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप में, कि वो स्पॉन्सर करते हैं कोई इवेंट को, छोटा सा इवेंट स्पॉन्सर करेंगे, दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर कर देंगे, रामलीला को स्पॉन्सर कर देंगे, और उसमें स्पॉन्सरशिप के बदले वो अपने वहां पे अपनी ब्रांडिंग लगाएंगे, जिससे जो वहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो उस ब्रांड को देखेंगे और उस चीज के बारे में जानेंगे, और वो अपना जो उनका प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी। फिर अलग अलग तरह की पार्टनरशिप्स हैं, जैसे कि अगर एक और हम पढ़े, प्रोडक्ट प्लेसमेंट पार्टनरशिप। कंपनीज कैन पार्टिसिपेट इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट पार्टनरशिप बाय प्लेसिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट इन अ मूवी और टीवी शो। द बेस्ट एग्जांपल इज Hyundai गिविंग गिफ्ट्स टू विनर्स ऑफ कौन बनेगा करोड़पति। फॉर एग्जांपल इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति की बात करी है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जब एक प्राइज जीतने के बाद, अगर सपोज किसी ने 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख किसी ने प्राइज जीत लिया, तो वो सिर्फ 10 लाख ही नहीं लेता है, उसके बाद वो जो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप करी है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट पार्टनरशिप, तो साथ में एक और चीज उनको, जैसे कि Hyundai की इन्होंने बात करी है, तो Hyundai की एक कार गिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या होता है, वो हो जाती है प्रोडक्ट प्लेसमेंट पार्टनरशिप। ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की पार्टनरशिप्स हैं, इनको आप एक बार पढ़ेंगे। ये यूनिट यहाँ पर खत्म हो रही है। इसका अगर इस यूनिट में कोई इशू है किसी को तो वो बता सकता है, नहीं तो हम 6th यूनिट शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 7th यूनिट भी आज थोड़ी कवर हो जाए। Ich auch. Ich verstehe nicht. तो हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस इन प्राइसिंग। हाँ बताएं सर, एनिमल्स के ऊपर ही क्यों यूज किया जाता है? नहीं, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं प्रियांशी के एनिमल्स के ऊपर क्यों यूज किया जाता है, हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होता है।
अब एनिमल्स के ऊपर क्यों यूज किया जाता है वो तो जो एनिमल्स के ऊपर यूज करते हैं मेडिकल एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे। हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी टेस्टिंग कैसे कैसे होती है, वो क्यों होता है, क्या वो गलत है, क्या वो सही है, वो चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, हम वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ओके सर। तो एथिकल प्रैक्टिसेस इन प्राइसिंग, एथिक्स सबको पता है, एथिक्स हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइसिंग में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस लगाने में क्या क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, यानी कि उससे प्राइस कम बढ़ाया जाए या कम करा जाए, वो डिस्कस हो सकता है। तो क्या आप इस पे कोई भी बताना चाहे, प्रियांशी बताना चाहे या कोई भी बताना चाहे कि क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो प्राइसिंग मतलब जो किसी प्रोडक्ट का प्राइस है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कौन कौन सी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अपना डिफाइन करने के लिए। सर हाँ बताएं। हेलो हाँ जी बताएं। सर, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसको बनाने में हमारा कितना एक्सपेंसिव लगा है, कितना खर्च आया है, इस पे डिपेंड करता है। देन कितने हमने उसके लिए वर्कर्स हायर करी है, और उसमें हमारा प्रॉफिट कितना है, उसमें हमारा टाइम कितना गया है, ये सब मिला के हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तरीका हो गया एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने का। तो इसमें हम एथिकल प्रैक्टिस का मतलब होता है, हम कल से हम पढ़ रहे हैं कि एथिक्स हम क्या क्या एक अच्छी प्रैक्टिसेस ले सकते हैं प्राइस सेट करने के लिए। तो उसके बारे में अगर कोई बताए कि हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं कि हम प्राइस कौन कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं कि जिसके हिसाब से हम प्राइस सेट करें किसी भी चीज का। सर कहना है हाँ ऑफ कोर्स यू कैन। सर, जैसे कि कोई भी चीज प्राइस अगर सेट करने तो उसमें टैक्सेस गवर्नमेंट को देना। जी जी हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि अगर हम प्राइस सेट कर रहे हैं हम सब कुछ ध्यान में रख के प्राइस सेट करें कि गवर्नमेंट का भी हम ध्यान रखेंगे, हमने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कोई अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो हम उसको टैक्स लाइबिलिटी को पूरा करें। तो ये भी एक पॉइंट है उसमें। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए क्या, सही और गलत मतलब यानी एथिकल प्रैक्टिस का मतलब कौन सी सही प्रैक्टिसेस हैं, सही या गलत प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए एक प्राइस सेट करते हुए। और कोई प्रैक्टिस कोई बताना चाहे। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या सही प्रैक्टिसेस होंगी जो हम एक प्राइस अगर सेट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी जो हमें फॉलो करनी चाहिए और उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना चाहिए। तो क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं प्राइसेस को हम ये भी पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस कम बढ़ाते हैं या कम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक ही प्रोडक्ट की बात करें, अगर उसी प्रोडक्ट को हमें अगर वो नॉर्थ में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर उसी प्रोडक्ट को हम नॉर्थ में ही सेल कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस यहाँ पर थोड़ा कम होगा। अगर उसी प्रोडक्ट को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है एक अलग जगह पे, जैसे कि आपने एमआरपी देखा होगा, ब्रेड की एमआरपी आपने देखी होगी फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है जो सब लोग यूज करते हैं, ब्रेड सब लोग आई थिंक सबने यूज किया होगा। तो उस पर लिखा होता है, अगर ब्रेड का जो पैकेट होता है उस पर लिखा होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इतने का है एमआरपी, और इस रीजन के लिए इतने का है, साउथ रीजन के लिए इतने का है एमआरपी। फिर डिफरेंट डिफरेंट एमआरपी मेंशन होते हैं जबकि प्रोडक्ट सेम है, पर उसके बाद भी उसके एमआरपी डिफरेंट हो जाएंगे। किस तरह से? क्योंकि उसको जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, कैसे कैसे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए हम पढ़ेंगे। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है, अलग अलग डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब होता है वही कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस होना, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डायनेमिक प्राइसिंग को, ये सब हम पढ़ेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे इस यूनिट में। हम कोशिश करेंगे इस यूनिट को थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि एक कॉमन सी यूनिट है तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी कवर करने की। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग, तो कौन कौन से फैक्टर हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए? दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स वही होते हैं जो हमने अभी बात करी, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हो गई और अलग अलग जगह पे भेजने की कॉस्ट हो गई, वो तो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर जो एक प्राइस को चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी भी अगर आप एक ज्योग्राफिकली एक अलग आउट ऑफ कंट्री अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो ऑफकोर्स वो आप उतने प्राइस में नहीं देंगे जितना आप अपने विद इन द कंट्री दे रहे हैं। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स।
इंटरनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं किसी भी प्राइस को चेंज करने के? इंटरनल फैक्टर्स बिजनेस एलिमेंट विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस और कैन बी कंट्रोल्ड सच एज द कॉस्ट प्रोसेसेस एसोसिएटेड। तो इंटरनल फैक्टर्स वही होते हैं जैसे कि वन ऑफ द लर्नर्स सेड कि आपका कितना आपका कॉस्ट लग रहा है, कितनी आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, कितने आपने एम्प्लॉयज हायर करे हैं, कितने आपके वर्कर्स हायर हो रखे हैं, सब कुछ कैलकुलेट करके एक वो सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। कितना आपने कहाँ से आपने रॉ मटेरियल लिया, कितने का आपका रॉ मटेरियल आया, सारा कुछ कैलकुलेट करके एम्प्लॉयज हो गए, उनकी सैलरी होगी, उनकी वेजेस हो गए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, आपकी जो मशीनरी है उसकी सर्विसिंग कॉस्ट हो गई, सब कुछ आप कैलकुलेट करके जब एक प्राइस सेट करते हैं वो आता है इंटरनल फैक्टर्स के अंदर। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब रिटेल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं रिटेल प्राइसिंग, मतलब जब आप एक प्राइसिंग सेट करते हैं रिटेल स्टोर के लिए तो उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं? रिटेल प्राइसिंग सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। तो एक होता है कि मैन्युफैक्चरर ने आपको एक प्रोडक्ट सेल किया और अब आपको वो प्रोडक्ट आगे, आप एक रिटेलर है, आप आगे उसको रिटेलर कंज्यूमर्स को सेल करने वाले हैं। तो कई बार क्या होगा, मैन्युफैक्चरर्स ही एक प्राइसिंग सेट कर देंगे दैट आई विल गिव यू दैट प्रोडक्ट इन 10 रुपीज एंड यू विल बी सेलिंग इट इन 12। तो वो क्या होता है, वो मोस्टली ब्रांडिंग के केस में होता है, जब ब्रांड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी सेट करके आपको भेजेंगे कि आपको हमारा प्रोडक्ट इतने में ही भेजना है, बेचना है, आपका इतना ही मार्जिन होगा। तभी आप देखेंगे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो, अगर एक प्रोडक्ट है, कोई एक टाइप का शूज है, तो वो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें किसी कंट्री में, तो वो प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें क्या होता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स को, मैन्युफैक्चरर है जो ऑलरेडी प्राइस सेट करके रखेगा दैट यू विल बी सेलिंग, माय एक जैकेट है वो आप 4000 में सेल करेंगे और इसमें आपका इतना ही मार्जिन होगा। आप एज अ रिटेलर उसका मार्जिन अपने आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो वो आ जाता है रिटेल प्राइसिंग सजेस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर के अंदर। उसके बाद अगर हम कीस्टोन प्राइसिंग की बात करें, दिस इज अनदर वेरिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये भी कीस्टोन प्राइसिंग भी एक मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड प्राइसिंग है, मतलब इसमें भी मैन्युफैक्चरर ही सजेस्ट करता है। In this method, the retailers doubles the wholesale price or production cost of a product to determine the retail price. For example, if a wholesale price of a product is X is rupees 100, then according to this method, it is increased to rupees 200 to arrive at a retail price of the product X. Again, this approach saves a lot of time. तो मतलब इसमें एक एग्जांपल डबल का बताया है, मोस्टली डबल नहीं होता, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस ऐसे डबल करके नहीं सेल किया जाता, पर ये एज ए एग्जांपल आपको बताया गया जिसमें ऑलरेडी सेट है कि आपको जो आपका जो होलसेल प्राइस आया है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको आप इतने पॉइंट से ही इंक्रीज करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि आप 1.2 उसको इंक्रीज करेंगे, 1.3 इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप इतने से ही बेच सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर सेट है प्राइस तो कीस्टोन प्राइसिंग में आ जाएगा। ऐसे ही बंडल प्राइसिंग, डिस्काउंट प्राइसिंग, इनमें से एक और हम पढ़े अगर, तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े इजीली समझ में आएंगे। जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग को अगर हम पढ़ें, पेनिट्रेशन प्राइसिंग रेफर्स टू द इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच नीड्स टू एंटर अ न्यू मार्केट और टू पेनिट्रेट अ पर्टिकुलर मार्केट व्हेन द कंपटीशन इन द मार्केट इज हाई, इट इज डिफिकल्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट टू एंटर अ मार्केट। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, जब एक ही तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में हैं और वो बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं और आप भी उसी टाइप का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उस केस में आप अपना प्रोडक्ट अगर उसी प्राइसिंग पे लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सोप्स हैं, सोप की बात करें, 5 तरह के ऑलरेडी सोप मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उसी तरह का एक और सोप बनाना चाहते हैं, अगर आप उन्हीं 5 सोप्स की प्राइसिंग में अगर उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपको एज अ न्यू प्रोडक्ट कोई भी, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट आपका खरीदेगा। आपको एज अ कंज्यूमर खुद भी सोच सकते हैं, कोई एक नया सोप लॉन्च होता है मार्केट में, अगर उसका प्राइस उतना ही है जितना ऑलरेडी जो चल रहे हैं, जो अच्छे सोप्स हैं उनका प्राइस है, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपको एक नया प्रोडक्ट है, आपको नहीं पता वो कैसा बिहेव करेगा, तो आप ऑफ कोर्स उसी पे जाना चाहेंगे, पुराने प्रोडक्ट्स पे जो आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। पर अगर आपको पेनिट्रेट करना है मार्केट में, यानी कि आपको मार्केट के अंदर घुसना है, तो आपको एक ऐसी प्राइसिंग सेट करनी होगी जिससे वो जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है उसको ले ले। तो आप उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, बिल्कुल सेम वैसी चीज क्वालिटी रखेंगे, सारा चीज अच्छी रखेंगे, बट प्राइसिंग उसकी कम कर देंगे। तो जो कंज्यूमर हैं वो ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि किसी तरह आपके प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करके देखें, और अगर आपका प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स वो एक पेनिट्रेट हो जाएगा मार्केट में, पेनिट्रेट होके और फिर वो आपका अच्छे से लॉन्च होने के बाद यूज होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की अगर बात करें, आप जो 199, 299, 399 आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी क्लोथिंग प्रोडक्ट में आप देखेंगे बहुत बार, तो हमेशा कभी भी प्राइसिंग ऐसे नहीं होगी कि अगर कोई प्रोडक्ट 800 का है तो वो 800 नहीं दिखाएंगे, वो 799 उसको लिखते हैं।
वो होती है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब होता है आपने क्योंकि फर्स्ट टर्म 7 से शुरू कर दी, तो मोस्टली आपको एक साइकोलॉजी बन जाती है कि ये 700 के आसपास है, जबकि वो है 800 के आसपास। आजकल कंज्यूमर्स क्या है, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, पर ये जो स्ट्रेटेजी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वाली, अब ये इतनी काम नहीं करती है। ये पहले ज्यादा काम किया करती थी। आजकल तो जब हम वी यूज टू सी द प्राइसिंग लाइक 199, हम उसके बाद खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि 200 का है। बट ये भी एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिससे कंज्यूमर्स को एक कंफ्यूजन हुआ करती थी कि प्राइसिंग कितनी है, और वो उसी कंफ्यूजन में उस प्रोडक्ट को उठा लेते थे, और प्रोडक्ट को उठाने के बाद जब फाइनली वो उस चीज को सम अप करते हैं तो पता चलता था कि नहीं है, ऑफ कोर्स ये ज्यादा था प्राइस। अब कंपेटिटिव प्राइसिंग, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप कंपेटिटिव प्राइसिंग रखते हैं, दो प्रोडक्ट एक ही सिमिलर तरीके के ना, आप एक कंपेटिटिव प्राइस रखेंगे जिससे आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। प्रीमियम प्राइसिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि एप्पल फोन्स ही हो गए, तो वो एक प्रीमियम प्राइसिंग है। वो उन्हीं कस्टमर्स के लिए, वो उनके टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं, वो एक प्रीमियम प्राइस रखते हैं प्रोडक्ट का एक लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं, और वो एक प्रीमियम प्राइस रखते हैं। उनको पता है उनकी टारगेट कस्टमर्स कौन है, कौन उसको खरीदेंगे, प्रीवियसली उन्होंने किसने खरीदा है, तो वो एक प्रीमियम प्राइसिंग की वजह से एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और वही ऑडियंस उन चीजों को खरीदती है। वो एक ब्रांड बन जाता है। वो ब्रांड बहुत सारे लोग जो हैं उसे एज अ ब्रांड प्रमोट भी करते हैं कि दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। देन होलसेल प्राइसिंग सबको पता होगा कि होलसेल प्राइसिंग कब क्या होती है, जब एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बहुत सारी क्वांटिटी में आपको सेल किए जाते हैं एज अ रिटेलर, और आप उन्हीं जो प्रोडक्ट है उनको आगे सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा क्लोथिंग में होलसेल रेट। तो होलसेल रेट वही होता है जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ आते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट का रेट होलसेल रेट होता है, और लार्ज क्वांटिटी में होता है क्योंकि वो लार्ज वॉल्यूम स्टॉक में होता है। तो वो एक पर्टिकुलर रेट डिफाइन कर देते हैं, और वो बहुत ही कम होता है। ऑफ कोर्स आप एक होलसेल स्टोर पे जाएंगे और आप एक नॉर्मल एक रिटेलर पे जाएंगे, तो उसमें दोनों की प्राइसिंग में फर्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक प्राइसिंग को किसी को कोई आइडिया है डायनेमिक प्राइसिंग के बारे में? सर मे बी मैं गलत हो सकती हूँ। हाँ, कैन कोई आई बात स्पीक? नहीं। ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक। सर कोई डायमनिक कोई issue सर जी जी सर ये ऐसी प्राइसिंग होते हैं जो टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्राइस लो या हाई जाती है। जैसे कोविड के टाइम सर मास्क एंड सैनिटाइजर्स का प्राइस काफी हाई गया था, बिकॉज उस टाइम सबको नीड थी उस चीज की। सर आई बिल्कुल। थिंक हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एंड कोई सर टाइम के साथ कुछ चीज़ें काफ़ी ओल्ड हो जाती है, तो उसकी प्राइसिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लाइक ऑनलाइन शॉप्स पे भी आजकल ऑफर्स चला देते हैं जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं सेल करने के लिए। तो ये ठीक, होती है डायनेमिक प्राइसिंग। बिल्कुल ठीक है। और कोई कुछ और किसी के माइंड में हो, गलत भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे इन्होंने सर कहने हाँ ऑफ कोर्स। सर चेंजिंग ऑफ प्राइस को कहेंगे डायनेमिक प्राइस। हाँ ठीक है, इसके बारे में और कुछ अगर बताना चाहे कोई भी। तो डायनेमिक प्राइसिंग, जैसे कि अभी वन ऑफ द लर्नर्स सेड, आई थिंक प्रिया सेड दैट जो सिचुएशन के हिसाब से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है, कई बार वो डे पे भी डिपेंड करेगा कि आप वो उसी प्रोडक्ट को, क्योंकि उस प्रोडक्ट की किसी वजह से डिमांड की हम बात कर सकते हैं, या किसी भी वजह से उस प्रोडक्ट की हमें प्राइस, डिमांड सुबह कम थी तो हमने उसकी प्राइस, हम उसे कम प्राइस पर बेच रहे थे, बट जो अगर उसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो उसकी प्राइस बढ़ा। जैसे कि प्रिया ने एक एग्जांपल दिया था कि कोविड के टाइम में जो हमारे सैनिटाइजर्स थे, हमारे मास्क थे, उनका प्राइस इंक्रीज हो गया था, सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डायनेमिक प्राइसिंग होती है और एक होती है पर्सनलाइज प्राइसिंग। कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वेंडर्स थे या रिटेलर्स थे, जो बहुत सारे, उन्होंने अपनी मर्जी से प्राइस इन चीजों के बढ़ा दिए थे। उन्होंने अपनी मर्जी से मास्क के प्राइस बढ़ा दिए थे। वो होता है पर्सनलाइज प्राइसिंग अलग होती है, डायनेमिक प्राइसिंग अलग होती है। पर्सनलाइज प्राइसिंग का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा रहे हैं,
प्राइस प्रोडक्ट का जो आपके पास पीछे से आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है कि दैट प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम टू यू, वो आपका प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो जो वेंडर्स है उनसे नहीं बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरर्स है उनसे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं उसे डिमांड के हिसाब से। तो वो तो हो गया पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग, आप अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए उस चीज को कर रहे हैं। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे मास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, क्योंकि उनके ऊपर ओवरलोड हो गया था, सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उनके ऊपर ओवरलोड हो गया था, तो जो पहले सैनिटाइजर बहुत सस्ता बन रहा था, तो वो उसी ओवरलोड की वजह से अब क्योंकि लेबर उस टाइम पे मिल नहीं रही थी, मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्लो हो गई थी, तो वो प्राइस उन्हें बढ़ानी पड़ी थी। वो था डायनेमिक प्राइसिंग, वो पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग नहीं था, वो अपनी किसी मर्जी से प्राइस को नहीं बढ़ा रहे थे, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें प्राइस बढ़ाना ही पड़ रहा था, मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं हो पा रही थी, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो वो था एक डायनेमिक प्राइसिंग का एग्जांपल। अब डिमांड देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग 6.3.2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डायनेमिक प्राइसिंग, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डायनेमिक प्राइसिंग को। तो जो हम अभी बात कर रहे थे डिमांड एंड सप्लाई, कि उस टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सॉरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सप्लाई बहुत कम थी कोविड के टाइम में, तो डिमांड एंड सप्लाई एक फैक्टर है जो प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ा था हमें ऊपर। सीजनेबिलिटी, जो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीजनल चीजें होती हैं, उसके उसका जो प्राइसिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन पे, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर सीजन पे अवेलेबल होता है। जैसे फूड प्रोडक्ट्स की हम बात करें, वेजिटेबल्स की हम बात करें, तो उसमें अगर एक टाइम में फॉर एग्जांपल समर्स में अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, वही वेजिटेबल्स विंटर्स में आपको नहीं अवेलेबल होंगी, तो विंटर्स में उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि विंटर्स में अगर वो आपके पास आ रही हैं तो वो शायद कोल्ड स्टोर में रखी हुई होंगी टाइम पे, तो कोल्ड स्टोर में रखने का खर्चा उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो डायनेमिक प्राइसिंग में आ जाएगा। अब टाइम ऑफ द डे भी एक हम अगर बात कर रहे थे कि टाइम ऑफ द डे की, तो कई रेस्टोरेंट्स होते हैं या कई बार्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी बार एक वो मिलेगा, ऑफर मिलेगा। जैसे रेस्टोरेंट्स की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, तो क्योंकि उनको पता है कि दिन में जो है जो उनके जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कम सेल होते हैं, जो दिन में रेस्टोरेंट्स में लोग कम आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वीक डेज की अगर बात करें, दिन की बात करें, तो लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल्स में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट, जो उनके फूड प्रोडक्ट है वो कम सेल होता है दिन के टाइम में। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्या कर देंगे, डायनेमिक प्राइसिंग का एक ऑफर रख देंगे। उसमें क्या करेंगे, वो बता देंगे हैप्पी आवर्स हैं, आपने बहुत बार सुना होगा हैप्पी आवर्स, 3 to 6, अगर 3 PM to 6 PM आप आते हैं तो आपको वही चीजें 1 पे 1 फ्री मिल जाएगी। एक आपको अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक पे एक कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल जाएगी। तो ये सारा आ जाता है किसके अंदर, टाइम ऑफ द डे के अंदर। देन कॉम्पिटिटर प्राइसिंग वही होता है कि अगर दो तरह के एक ही तरह के दो लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो अपना प्राइसिंग एडजस्ट कर रहे हैं। कस्टमर बिहेव के ऊपर आपको प्राइस चेंज करना, कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंज्यूमर्स नहीं उसके ऊपर नहीं ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नहीं उस चीज को ले रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर प्राइसिंग चेंज करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है डायनेमिक प्राइसिंग का। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं डायनेमिक प्राइसिंग के, ये बहुत ही जेनरिक सा टॉपिक है, खुद भी पढ़ सकते हैं। इनमें से अगर हम एक दो बेनिफिट हम पढ़े कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जैसे इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू बूस्ट सेल्स। ऑफ कोर्स डायनेमिक प्राइसिंग इसीलिए होता है कि अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। वो अगर हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, वो किस लिए उस टाइम पे अपना जो प्राइस कम कर देते हैं, हैप्पी आवर्स का एक लॉन्च कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उस टाइम पे प्रोडक्ट जो लोग हैं इस हैप्पी आवर की वजह से हमारे पास खाने आए और उनकी सेल्स बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। इट हेल्प्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बूस्ट द डिमांड बढ़ जाए। उसके बाद लिमिटेशंस का क्या होती हैं डायनेमिक प्राइसिंग की, कस्टमर्स डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। फॉर एग्जांपल हम कोविड की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ मजबूरी में वो सैनिटाइजर्स खरीदे, जबकि उनको पता था उसका प्राइस बहुत कम है, पर उन्हें क्योंकि मजबूरी थी, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, उन्हें ये प्राइस पसंद नहीं आ रहा था, पर उनकी मजबूरी थी उस चीज को खरीदना, तो दे डू नॉट लाइक इट एट ऑल, बट दे हैव टू बाय इट। इट में लीड टू प्राइस वॉर हो सकता है, इट में लीड टू लॉस ऑफ सेल। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एकदम से प्राइस बढ़ा दिया, डायनेमिक प्राइस बढ़ा दिया है, और ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सेल बढ़ी जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोविड में ऐसा भी बहुत बार हुआ कि लोगों ने वो सैनिटाइजर्स खरीदने ही बंद कर दिए, क्योंकि इतना प्राइस वो नहीं दे सकते थे, तो लॉस ऑफ सेल्स होगी उस केस में। लॉयलिटी के पे अफेक्ट होगा, जो कस्टमर है वो लॉयल कस्टमर्स हैं आपके, वो फिर नहीं आएंगे आपके पास, तो ये सारी चीजें आपकी लिमिटेशन में आ जाती हैं। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अगर किसी को कोई आइडिया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में? प्राइस, हम टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट करेंगे अब, क्योंकि हम बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन पे आने वाले हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप प्रियांशी, हम बताएं प्रियांशी, जल्दी बताएं।
सर तो जो आपने अभी डिस्क्रेप का पूछा था, जो मतलब कि अभी क्या कहते थे, जो हाँ, तो आप सोना भी तो हो सकता है क्योंकि वो भी तो घटता बढ़ता रहता है। वो आप उसमें डायनेमिक प्राइसिंग में सोने का एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सोने का एग्जांपल आप डायनेमिक प्राइसिंग में ले सकते हैं, सोने का भी घटता बढ़ता रहता है। अब हम यस कर सर। रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन को आप समझिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही एक होता है कि आप किसी दो लोगों के साथ भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन वही होता है। प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? जब आप एक रिटेलर हैं, आप एक शॉपकीपर हैं और आपको पता है कि ओल्ड एज कस्टमर आपके पास आ रहा है, उसको ज्यादा चीजें नहीं पता है, या एक बच्चा आपके पास आ रहा है, आप उसको ज्यादा चीजें नहीं पता है, तो आप उस बच्चे को गलत तरीके से अपना प्रोडक्ट है ज्यादा पैसे में सेल कर देते हैं। वहीं आपको पता है कि एक समझदार कस्टमर है, उसको पता है आप उसको ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक हिम फूल। तो उस केस में वो आप उसको बिल्कुल सही सही प्रोडक्ट पैसे में प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो ये हो जाता है डायनेमिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप दो लोगों के साथ सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेचना आ जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। अब किस किस टाइप की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है? We can categorize price discrimination in 3 subcategories such as first degree perfect price discrimination, second degree, third degree. Each one of these price discrimination, इसके बारे में अगर पढ़ें, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल में भी बताया गया है कि जैसे कि X a car manufacturing company sell its Y model for a car at rupees 10 lakhs in India and rupees 18 lakhs in Pakistan. The product is same for both the countries. This model is Y, that is model Y, but geographical location is different. तो पहला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन सा है? जो ज्योग्राफिकल, अगर आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्रीज में बेच रहे हैं तो वो हो गया फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आप क्योंकि उसी प्रोडक्ट को अलग कंट्री में बेच रहे हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से आपको महंगा बेचना पड़ रहा है, वो आता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आप पेट बॉटल ऑफ ₹650 ml ऑफ कोको कोला कॉस्ट ₹40, बट 1 लीटर पेट बॉटल। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि आप एक 500 ml की कोको कोला की बोतल लेंगे तो वो ₹40 की आएगी, और अगर आप वहीं 1 लीटर की लेते हैं तो जस्ट ₹20 और एक्स्ट्रा देगा, 1 लीटर की ले सकते हैं। तो ये भी एक ये है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आपको पहला 500 ml कितने में मिल रहा है? ₹40 में मिल रहा है, और दूसरा 500 ml आपको सिर्फ ₹20 में मिल रहा है। आप ₹60 में पूरा 1 लीटर ले सकते हैं, ₹40 में 500 ml ले रहे हैं, तो ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इंडियन रेलवे चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो अगर इंडियन रेलवे का एग्जांपल लें तो सीनियर सिटीजन के लिए उसी कोच का प्राइस, उसी सीट का प्राइस डिफरेंट है। उसी जगह अगर हम देखें एक नॉर्मल एक जो सिटीजन है उसके लिए वही प्राइस का डिफरेंट है, बच्चों के लिए प्राइस डिफरेंट है। तो ये आ जाता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। 3 टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। अब प्राइस गोगिंग क्या होता है? टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड मेनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। हमने बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑफ कोर्स पढ़ी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने प्राइस कैसे हम प्राइस रख सकते हैं, क्या एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। Retailers follow to sell his or her product or services in the market. There is no more pricing strategies that a retailer might follow. It is a price gouging. जब आप बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज यूज कर लेंगे, आपके पास अब कोई प्राइसिंग स्ट्रेटजी नहीं बची है फॉलो करने के लिए, तो उसे प्राइस गोगिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइस गोगिंग। प्राइस गोगिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन व्हिच रिटेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट टू एन अनफेयर और अनरीजनेबल एक्सटेंट। तो क्योंकि अब आप कोई भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपकी सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी खत्म हो चुकी है। अगर आप उस प्रोडक्ट का अपनी मन मर्जी से कोई भी प्राइस रख देते हैं जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, जो बिल्कुल अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अगर हम उसकी बात करें तो वो आ जाता है प्राइस गोगिंग के अंदर। तो नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जांपल हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें, हम कोविड की हमने बात करी थी, तो बहुत सारे लोगों ने अननेसेसरी प्राइस बढ़ा दिया था, जबकि इतना जो पीछे से हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो इतने, उन्होंने मैन्युफैक्चरर से इतना नहीं बढ़ाया था, बट उन्होंने अननेसेसरी रिटेलर्स ने अपना प्राइस बढ़ा दिया था। जो ₹100 की चीज 400 में बेचनी शुरू कर दी थी, वो होता है प्राइस गोगिंग। अपनी मर्जी से एक अनरीजनेबल प्राइस पे को बढ़ा देना प्राइस गोगिंग के अंदर आ जाता है। प्राइस गोगिंग इलीगल है कि नहीं? अब हर कंट्री का एक अपना अपना डिफरेंट रूल, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है। कई कंट्रीज में प्राइस गोगिंग बैंड है, या कई कंट्रीज में प्राइस गोगिंग जो है वो इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें कंट्रीज का एग्जाम्पल भी दिया है, कंट्रीज फॉल अंडर यूरोपियन यूनियन अलाउ retailer to practice the price gouging, whereas countries like India and China have made practices and illegal pricing strategies.
तो जो इंडिया एंड चाइना जैसी कंपनीज हैं वो पर उसमें प्राइस गोगिंग अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। और अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां पर प्राइस गोगिंग अलाउ की जाती है। तो प्राइस गोगिंग कहीं पे अलाउड है, कहीं पे नहीं अलाउड है। उसके बाद आ जाता है एनकरेज सप्लाई। प्राइस गोगिंग से क्या क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या क्या हमारे नुकसान हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइस गोगिंग एनकरेज ब्लैक मास्टर। हाँ, वही प्राइस गोगिंग अगर बढ़ती है तो ब्लैक मार्केट बढ़ जाएगी। आपके जो सेलर्स हैं वो अपनी मर्जी से प्राइस सेट करना शुरू कर देंगे, और जो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट कितने का मैन्युफैक्चर होता है। जैसे कि इसमें हार्ड टू प्रिडिक्ट में कोविड-19 का एग्जांपल लिया है। ड्यूरिंग द वाइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 नोबडी कुड हैव प्रिडिक्टेड द शॉर्टेज ऑफ हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क एंड वेंटिलेटर्स, सो द प्राइस गोगिंग कैन नॉट बी जस्टिफिकेशन ऑफ स्टॉक पाइलिंग। तो ये कोविड का हम बहुत देर से एग्जांपल ले रहे हैं, कोविड का एग्जांपल लिया है इसमें कि कोविड के टाइम पे हमारे लिए बहुत मुश्किल था प्रिडिक्ट करना कि इसका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स कितने का दे रहे हैं और हमारे साथ प्राइस गोगिंग हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद अगर हम बात करें सर्ज प्राइसिंग और सप्लाई डिमांड डायनामिक्स की, तो सर्ज प्राइसिंग क्या होता है, किसी को अगर कोई आइडिया हो तो बता सकता है, नहीं तो हम फिर शुरू करते हैं इसको। तो सर्ज प्राइसिंग का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो हम इसको शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो सर्ज प्राइसिंग का मतलब होता है डिमांड के हिसाब से प्राइस को बढ़ा देना। अगर अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है तो प्राइस भी उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना। फॉर एग्जांपल इसमें किस चीज़ का एग्जांपल लिया है, हम इसी में से एक एग्जांपल लेते हैं। डोला इज अ टैक्सी सर्विस कंपनी चार्जिंग ₹30 per kilometer on a particular route X on a particular day. There were lesser number of driver available on the route on a particular time, which means the demand was higher. Therefore, the company suddenly increased. तो क्योंकि इसमें जो एग्जांपल लिया गया है वो एक टैक्सी कंपनी का लिया है। हम अपने अगर कंट्री में हम यूज करते हैं, ओला यूज करते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर आप दिन में जा रहे हैं तो प्राइस आपको ₹5 पर किलोमीटर यानी कि ₹60 पूरी जर्नी का लग रहा है। पर वहीं आपको शाम को टाइम, ऑफिस एंडिंग टाइम में आप देखें, स्कूल एंडिंग टाइम में, कॉलेज एंडिंग टाइम देखें, उसी डिस्टेंस को कवर करने का जो चार्ज है वो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वो क्या होता है, प्राइस सर्ज। आपके डिमांड के हिसाब से प्राइस को सर्ज कर देना। जहाँ पे आपके पास डिमांड ज्यादा है सप्लाई करने का, आपके पास जो आपके अगर टैक्सी की बात करें, अगर जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो बहुत कम है हमारे पास, पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस केस में एकदम से सर्ज कर देना प्राइस को, वो आ जाता है प्राइस सर्जिंग के अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पेइंग एक्स्ट्रा, सडन प्राइस राइज इन रश आवर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, एकदम से प्राइस हाई कर देना, वेरिंग प्राइसेस, अलग अलग प्राइस होना अलग अलग टाइम पे, प्रमोट्स लिमिटेड टाइम द ऑफर एंड डिस्काउंट, तो किसी टाइम पे ऑफर्स देना, डिस्काउंट देना, वो सारा आ जाता है प्राइस सर्जिंग के अंदर। अ प्रोमिनेंट एंड करंट डिस्प्ले ऑफ प्राइस, इसके बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कस करें। तो हम इसको अगर हम डिस्कस करें, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोमिनेंट इट मीन्स क्लियर एंड लाउड एंड नॉट कंसील्ड, हिडन और कवर्ड। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल क्लियर एंड लाउड है, जिसके बारे में हमें बड़े अच्छे से पता है, प्रोमिनेंट है। प्राइस उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी जैसे आप किसी एक स्टोर पे जाएंगे, आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, कई बार रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं आजकल के जो नया ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कई रेस्टोरेंट, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्राइसेस डिस्प्लेड होते हैं। प्राइसेस जो प्राइसेस हैं वो एक बहुत प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल होंगे आपके पास। आप फूड की बात करें तो फूड में आपके पास प्रोमिनेंटली एक प्राइस डिस्प्लेड होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई हिडन चार्जेस होंगे या कुछ में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको पता है कि आप जब उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो बाद में पता चलता है कि इसमें ये हिडन चार्जेस भी थे। पर प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जब आपके पास प्राइस जो है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड है, आपको बहुत क्लियरली पता है कि इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेरे पास इफ आई एम हैविंग द बजट ऑफ परचेजिंग दिस प्रोडक्ट और नॉट। तो ये सारा आ जाता है प्रोमिनेंट प्राइसिंग के अंदर। उसके बाद अगर हम प्रोमिनेंट प्राइसिंग में ही एक इनमें से कोई एक पार्ट पढ़ें, डाटा स्ट्रिप्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्प्ले द प्राइस। कैसे आप अपने प्रोमिनेंट प्राइस को डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल है डेटा स्ट्रिप्स।
तो डेटा स्ट्रिप्स क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन है। द प्राइस ऑफ द रिटेलर यूज्ड टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक एंड द प्राइस इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर and it is inserted inside the strip. The objective is to gain same here to get the attention of the customers from a distance. In addition to this, it enhances the look and feel of the retail store. तो बहुत बार आपने अपने रिटेल स्टोर्स पे देखा होगा प्रोमिनेंट प्राइसिंग वो इसलिए करके रखते हैं, जैसे कि अगर कोई ग्लास का स्टोर है जो दूर से उसका ग्लास का वो है, तो उसी पे वो मेंशन करके रखते हैं कुछ कुछ उनके प्रोडक्ट के प्राइसिंग, जिससे दूर से ही उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है डेटा स्ट्रिप्स का, कि कोई भी कस्टमर दूर से ही अट्रैक्ट हो जाए, दूर से ही उसे पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है इस स्टोर पे, और वो क्योंकि अगर वो उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है तो उसके माइंड में वो प्रोडक्ट है, तो वो दूर से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और आपके स्टोर के ऊपर आ जाएगा वो। तो ये इसका एक मोटिव होता है डेटा स्ट्रिप्स का, कि दूर से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेना। अलग अलग टाइप के जो प्राइसिंग हम कर सकते हैं वो इसमें बताया था। डेटा स्ट्रिप्स हो गया, जैसे कि टिकट एंड कार्ड होल्डर्स हो गया। This type of signage is commonly used in apparel store. A clip is attached to it and one end, and a printed piece of paper is standard size is inserted, mentioning the price of a product. It is very convenient to change over tickets without changing the holders from their price. तो ये अलग अलग टाइप के जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, कैसे कैसे आप अपने प्राइसिंग को प्रोमिनेंट और क्लियर बना सकते हैं, वो बताया है। शेल्फ वॉबलर्स हो गया, डेटा स्ट्रिप्स हो गई। शेल्फ वॉबलर्स क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ वीएम मटेरियल, यानी कि मेड ऑफ प्लास्टिक, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, डिस्प्लेड एट अ शेल्फ ऑन द वॉल फिक्सचर्स इन द रिटेल स्टोर. The price displayed with the help of wobblers can easily grab customers' attention. The font of the prices mentioned on the product is very small, which is not visible to the customers from a small distance. The customer needs to try by getting closer to the product to see the price. Therefore, with the help of shelf wobblers, the visibility of the price can be increased. The visibility of the price can be increased to attract the. तो वो shelf wobblers एक तरह की एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप जो अपना जो प्राइस है, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको एक प्रोमिनेंट बना देते हैं, यानी कि वो आपका जो प्रोडक्ट है, कस्टमर जो है आपका, वो उसको बिल्कुल पास आके उस प्राइस को ना देखना पड़े, वो दूर से ही उस प्राइस को वो प्राइस डिस्प्ले हो जाए। उसके फॉन्ट इस तरह से मैं प्राइस के जो फॉन्ट है वो उस तरह के यूज किए जाते हैं कि वो प्रोडक्ट बहुत दूर से ही विजिबल हो जाए कस्टमर को, एक स्मॉल डिस्टेंस पे कस्टमर को ना आना पड़े और वो उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए उस प्राइस को। तो ये सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज थी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जिसमें प्रोमिनेंट एंड करंट डिस्प्ले ऑफ प्राइस एक स्ट्रेटेजी है जिसमें आप एक कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपना प्राइस दूर से दिखा के, जिससे एक स्टोर पे अगर आप दूर से दिखाते हैं तो आप अगर उस कस्टमर के माइंड में वो प्रोडक्ट है जो अगर वो खरीदना चाहता है तो वो दूर से ही उस प्रोडक्ट को देख के आपके स्टोर को विजिट कर सकता है। ये वन ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थी। ये यूनिट यहाँ पर ही खत्म है। आई डोंट थिंक दूसरी यूनिट तो अब इसके बाद शुरू हो पाएगी। एथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रमोशन इन द रिटेल सेक्टर। ये क्या क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं प्रमोशन इन रिटेल सेक्टर में, रिटेल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एथिकल, ये भी एक कॉमन ही टॉपिक है। ये हम अगर कल इसको हम डिस्कस करेंगे, कल की हमारी क्लास है, सेशन है। ये भी बहुत एक जेनरिक सा ही टॉपिक है, इसको आप कल मोस्ट प्रोबेबली सारे जो लर्नर्स हैं वो कल इसको पढ़ के ही आए। एक बहुत ही जेनरिक टॉपिक है, कुछ भी इसमें आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पढ़ के आएंगे देन वी कैन कम्युनिकेट, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं इसको। और डिस्कशन में क्या रहा होता है कि वो आपको याद रह जाती हैं चीज़ें और बड़े इजीली आप रिमेंबर कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो किसी भी लर्नर को कोई भी इशू हो अब तक का जो हमने डिस्कशन किया तो वो बता सकता है और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। सर पटेशन पॉइंट क्या था? कौन सा पॉइंट प्रियांशी, आप उसको वो बता दें मुझे। 5 पॉइंट में था। या तो प्रियांशी आप पूरा वर्ड बता दें मुझे, या फिर आप मुझे वो बता दें कि उसका नंबर क्या है जिससे मैं उसको डिस्कस। पेनिट्रेशन। हाँ, पेनिट्रेशन प्रियांशी हमने पहले भी डिस्कस किया था। चलिए अब आपने पूछ लिया तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है आप मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करेंगे। आप म्यूट कर दीजिए जिससे मैं अब और भी लोग सुन पाए। तो पेनिट्रेशन एक तरीका था जिससे आप मार्केट के अंदर घुस सकते हैं। अब अगर आप एक कंपनी है जो एक पेन मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो एक फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज पेन को मैन्युफैक्चर करती हैं, बहुत सारी कंपनीज एक अलग अलग टाइप के पेन बनाती हैं।
तो अगर आपको वो जो कंपनीज हैं, जो कंपनीज एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही हैं, उन्हीं कंपनीज में से किसी एक कंपनी को अब मार्केट में आना है, मार्केट में आने के लिए अगर आप सेम प्राइस रखते हैं, अगर कोई पिछली 10 कंपनीज 5 रुपए में एक पेन बेच रही हैं और वो पेन भी अच्छे सेल हो रहे हैं, तो अब अगर किसी एक 11th कंपनी को, 11वीं किसी कंपनी को उसी मार्केट में घुसना है, 5 रुपए वाले पेन वाली मार्केट में घुसना है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए अपना प्राइस ऐसा सेट करना पड़ेगा कि जिससे जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को खरीद लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कस्टमर हूं, मेरे पास ऑलरेडी 4-5 ऑप्शन है जो मुझे 5 रुपए में एक पेन प्रोवाइड करते हैं या 10 रुपए में एक पेन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं एक नया प्रोडक्ट नहीं लूंगा। एक नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो मैं उसको जब तक नहीं लूंगा जब तक मैं ओल्ड प्रोडक्ट के साथ ही जाता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ओल्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ओल्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो मैं एक नया प्रोडक्ट उतने ही प्राइस में नहीं लूंगा। पर अगर मुझे एज अ कंपनी पेनिट्रेट करना है, यानी कि एक मार्केट में घुसना है, तो मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो वैसी ही रखनी होगी, पर मैं उसका प्राइस कम कर दूंगा औरों से। अगर मैं ऐसे कम करता हूं तो जो लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तभी वो उस नए प्रोडक्ट को खरीदेंगे अगर उसका प्राइस कम होगा, और वो तभी मार्केट में पेनिट्रेट का मतलब अंदर, मार्केट के अंदर घुसना, तभी वो जो मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने कम पैसे में लॉन्च किया है, तभी वो मार्केट में घुस पाएगा अगर उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है जितने ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स है बेच रहे हैं, पर प्राइस उसका अब कम है। तो कोई भी एक कस्टमर कम प्राइस की वजह से पहले उसको यूज करके देखेगा, और अगर वो कम प्राइस की वजह से होने के बाद भी अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर वो कस्टमर्स उसको रिकमेंड करेंगे, औरों को भी रिकमेंड करेंगे, खुद भी खरीदेंगे। तो ये होता है पेनिट्रेशन, मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन। ओके सर, थैंक यू। और किसी को कोई इशू हो तो वो बता सकता है। अभी हमारे पास 5-10 मिनट है, हम वेट करेंगे। किसी को भी कोई इशू होता है या किसी और कोई और तरीके का भी इग्नो से रिलेटेड कोई इशू है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। सर क्या नहीं? हाँ जी, बताएं। सर डायनेमिक प्राइसिंग इलीगल है कि नहीं है? नहीं, डायनेमिक प्राइसिंग तो बिल्कुल इलीगल नहीं है। अगर डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब, दो चीजें हमने पढ़ी थी या हमने डिस्कस करी थी, डायनेमिक प्राइसिंग और पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग वो होती है जिसमें प्राइस हमें जो मैन्युफैक्चरर है किसी वजह से, डिमांड की वजह से या किसी और वजह से या किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, जैसे हमने कोविड की बात करी थी, अगर मैन्युफैक्चरर किसी वजह से, डिमांड की वजह से अगर प्राइस का इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो वो आ जाता है डायनेमिक प्राइसिंग में। वहीं अगर पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग की बात करें, जैसे कि हमने एक और प्राइस बोगिंग, आई थिंक एक टॉपिक पढ़ा था, वो क्या होता है जिसमें हम अपनी मर्जी से प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, अनरीजनेबली इंक्रीज कर देते हैं। वो इंडिया में, इसमें अगर हम इस बुक के हिसाब से जाएं तो इंडिया और चाइना में इलीगल है, जिसमें आप अपनी मर्जी से प्राइस को अनरीजनेबली बढ़ा देते हैं, जबकि उतना प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सर ये काम गवर्नमेंट भी तो करती है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है कि किसी भी प्रोडक्ट का एक कई प्रोडक्ट्स के केस में गवर्नमेंट प्राइस सेट भी करती है, कई प्रोडक्ट के केस में गवर्नमेंट प्राइस सेट नहीं भी करती है। जैसे मैं IRCTC की बात करूं तो सर ये जैसे भी फेस्टिवल सीजन आता है उसमें एयर की टिकट एकदम डायनेमिक हो जाती है। कुछ एसेंशियल ट्रेन चलती है जिसकी फेयर नॉर्मल ट्रेनों से बहुत ज्यादा होता है। डायनेमिक सेम फैसिलिटी प्राइसिंग, IRCTC में भी डायनेमिक प्राइसिंग को फॉलो किया जाता है। वो इलीगल नहीं है, इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं। जब वो जैसे कि अब हमने एक नया IRCTC की अगर हम बात करें तो एक नया रिजर्वेशन टाइप आया है जिसमें आप 2 घंटे पहले भी रिजर्वेशन कर सकते हैं। अपनी जो अपनी ट्रेन है उसकी, ट्रेन के डिपार्ट होने के 2 घंटे पहले भी आप उसकी टिकट बुक कर सकते हैं। तो वहां पर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक टिकट का। वहीं अगर हम तत्काल की बात करें तो उसमें प्राइस अलग होता है। अगर हम रेगुलर एक बुकिंग की बात करें तो उसमें प्राइसिंग अलग होता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डायनेमिक प्राइसिंग का, जो IRCTC यूज कर रही है, गवर्नमेंट यूज कर रही है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड, किस टाइम पे आपको क्या चीज चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। यस सर, यस सर। जी जी, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है IRCTC का, सब इसको याद कर सकते हैं। अगर डायनेमिक प्राइसिंग की बात आती है एग्जाम्स में, आप इसको IRCTC के एक एग्जांपल को बड़े इजीली दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।
जब आप अपने एग्जाम में राइट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बुकिश लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप अपने अपने एग्जाम्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अभी IRCTC का ही एक एग्जाम्पल दिया था, आप अपने एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आई थिंक अब किसी को कोई इशू नहीं है इस यूनिट में, तो हम कल से नेक्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे। डीलर और कोई भी यहाँ कितने डीलर है जमनाबाद? सर हाँ बताएं। मैं ये पूछ रही हूँ, जो सरकार टैक्स लगाती है वो मतलब कि क्यों लगाती है? प्रियांशी, आप इस कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। चलिए, आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं आज के लिए। हैव अ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हैव गुड बाय। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर।